तूफानी गति रुके नहीं, शीश कटे पर झुके नहीं। तूफानी गति रुके नहीं, शीश कटे पर झुके नहीं। उठे हुए माथे के सन्मुख ठहर न पाते हार, ठहर न पाती हार। साथियों हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार। साथियों हो जाओ तैयार। कांप उठे धरती अंबर और उठा लो ऊंचा स्वर। कांप उठे धरती अंबर और उठा लो ऊंचा स्वर। कोटि कोटि कंठों से निकली भारत की जयकार, भारत की जयकार। साथियों हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार। साथियों हो जाओ तैयार। अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन। अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन। अगर देश के काम नहीं आए तो जीवन बेकार, तो जीवन बेकार। साथियों हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार। साथियों हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार। साथियों हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार। साथियों हो जाओ तैयार। देश उठेगा, देश उठेगा। देश उठेगा अपने फेरों निज गौरव के भान से। स्नेह भरा विश्वास जगाकर जिए सुख सम्मान से। देश उठेगा, देश उठेगा अपने पैरों निज गौरव के भान से। स्नेह भरा विश्वास जगाकर जिए सुख सम्मान से। देश उठेगा, देश उठेगा। परावलंबी देश जगत में कभी न यश पा सकता है। मृग तृष्णा में मति भटि को छीना सब कुछ जा सकता है। दिखा देंगे, अब जाग उठेंगे।
स्नेह से आपका अभिनंदन, स्नेह से ही आपका स्वागत वंदन, स्नेह से ही सरस्वती से आशीर्वाद हेतु दीप वंदन। तीन या कुंदेन्दु
दे हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्बा विमलामती दे अम्बा विमलामती दे जगसिरा मोर बनाए भारत बहबल विक्रम दे अम्बा विमलामती दे साहसशीला हृदय में भर दे जीवन त्याग तपोमय कर दे संयम सत्य स्नेह का वर दे अभिमान भर दे हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्बा विमलामती दे अम्बा विमलामती दे लवकुश ध्रुव प्रह्लाद बने हम मानवता का त्रास हरे हम सीता सभी दुर्गा माँ फिर गर भर दे हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्बा विमलामती दे अम्बा विमलामती दे ब्रह्मनाथ ॐ भूर्भुवः स्वः भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यो यो नः प्रचोदयात् रत्नाकराधौतपदां रत्नाकराधौतपदां हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजश्रीरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरम् ॐ द्यौ शान्तिः ॐ द्यौ शान्तिः अन्तरिक्षगं शान्तिः पृथ्वी शान्तिः आपः शान्तिः औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः
विश्वदेवा शान्तिः ब्रह्मा शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मातृ प्रणाम 1 2 3। कई वर्षों तक प्रार्थना बोली है, उनको रिवाइज करना है, तो आप आगे बताने की जरूरत नहीं है। जो प्रार्थना शुरू हो, प्रार्थना इस मतलब 3 बजे आने वाला औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वदेवा श्री गौरव परिचय मार्गदर्शन इन हेतु में पदनाचार्य महोदय नंदू सिंह जी से निवेदन करता हूँ कि मंचासीन महानुभाव का परिचय से अवगत कर हमें गौरवान्वित। वैसे परिचय एक परंपरा है, बाकी सभी हमारे परिचित और सब छात्रों की ओर से, जो छात्रों का कार्यक्रम है, तो छात्रों की ओर से यहाँ सामने कौन रहे, तो उन्हीं की बैठक में इनका नाम तय हुआ। तो छात्रों के प्रतिनिधि के नाते आप चुना जाए और आपके पास विराजमान परमादरणीय वीरेंद्र जी राघव सरल सहज और इतने सहज की 10 वर्ष तक मैं इनको ये नहीं जानता था कि ये राजपूत है, मैं जानता था ये ब्राह्मण। जो मेरे परिवार के बच्चे पढ़ते थे, मैं 87 से इनको जानता हूँ और 97 में मैं जब नवीन आदर्श विद्यालय में मेरा ट्रांसफर हुआ और मैंने वहाँ रजिस्टर दस्तखत किया तो आपका नाम वीरेंद्र सिंह जी राघव लिखा हुआ, तब मेरे को पता लगा कि ये राजपूत है। तो बिल्कुल सहज जो ब्राह्मणों का काम है उसी लहजे में बिल्कुल सब पूर्व छात्र याद करते हैं। सभी वैद्य को बुलाया गया, सभी से निवेदन किया, एक आदमी बता रहे हैं सबका परिचय होगा, तो आपका भी अपने खुद के विद्यालय में हार्दिक स्वागत है। एक विषय और सभी ये मानते हैं कि राघव सामने विराजमान, इनका ऑनलाइन शुल्क जमा हो गया है। आपके पास डॉक्टर निर्मल जी गहलोत, तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, सब आप जानते हैं। मैं आदर्श विद्या मंदिर के बारे में इस नाते मार्गदर्शन करता हूँ। आपके पास विराजमान श्रीमान महेंद्र जी दवे, जो कक्षा आपने छोड़ी बढ़ गई मिलेगी, प्रांतीय सचिव के नाते विद्या भारती का काम संभालते हैं, मार्गदर्शन करते हैं और आपका भी अपने परिचय से ही गौरव, परिचय ही मार्गदर्शन इत हेतु में पदनाचार्य महोदय नंदू सिंह जी से निवेदन करता हूँ कि मंचासीन महानुभावों का परिचय से अवगत कर हमें गौरवान्वित करा। वैसे परिचय एक परंपरा है, बाकी सभी हमारे
परिचित और सब अपने हैं जो मंच पे विराजे। सबसे उधर विराजमान श्रीमान डॉक्टर प्रवीण जी चोपड़ा अपने पावटा आदर्श विद्या मंदिर के पूर्व छात्र हैं और यहाँ के छात्र परिषद के संरक्षक हैं। छात्रों की ओर से, क्यों छात्रों का कार्यक्रम है तो छात्रों की ओर से यहाँ सामने कौन रहे तो उन्हीं की बैठक में इनका नाम तय हुआ था। तो छात्रों के प्रतिनिधि के नाते आप विराजमान और आपके पास विराजमान परम आदरणीय वीरेंद्र जी राघव, सरल सहज और इतने सहज कि 10 वर्ष तक मैं इनको ये नहीं जानता था कि ये राजपूत हैं, मैं जानता था ये ब्राह्मण है। क्यों मेरे परिवार के बच्चे पढ़ते थे। मैं 87 से इनको जानता हूँ और 97 में मैं जब नवीन आदर्श विद्या मंदिर में मेरा ट्रांसफर हुआ और मैंने वहाँ रजिस्टर पर दस्तखत किए तो आपका नाम वीरेंद्र सिंह जी राघव लिखा हुआ था। तब मेरे को पता लगा कि ये राजपूत है। तो बिल्कुल सहज, जो क्यों ब्राह्मणों का एक काम है, उसी लहजे में बिल्कुल सब पूर्व छात्र याद करते हैं। सभी भैया जी को बुलाया जाए, सभी से निवेदन किया, काफी बता रहे हैं, सबका परिचय होगा। तो आपका भी अपने खुद के विद्यालय में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एक विषय और, सभी ये मानते हैं कि राधे श्याम जी नागर जो अभी देवयोग से है नहीं, स्वर्गवासी हो गए, पावटा आदर्श विद्या मंदिर बहुत लंबे समय प्रधानाचार्य रहे। तो पहले प्रधानाचार्य ये थे राधे श्याम जी नागर, ऐसा है सामान्यतः सभी की जानकारी में, लेकिन पहले प्रधानाचार्य वीरेंद्र जी राघव कुछ काल प्रधानाचार्य रहे। ये जानकारी में आया, मेरे भी बाद में जानकारी में आया, लंबे समय पावटा में रहने के बाद भी बहुत लंबे समय बाद जानकारी में आया। तो सभी पूर्व छात्रों का ही निर्णय था कि पूर्व आचार्यों के प्रतिनिधि के नाते वीरेंद्र जी राघव सामने विराजमान। आपके पास ही विराजमान डॉक्टर निर्मल जी गहलोत, तो किसी परिचय के मोहताज नहीं, सब आप जानते हैं। मैं आदर्श विद्या मंदिर के बारे में ही बात करूंगा, बाकी आप सब जानते हैं। आप आदर्श विद्या मंदिर के पूर्व छात्र रहे हैं, आदर्श विद्या मंदिर के पूर्व आचार्य रहे हैं, अपने प्रबंध समिति आदर्श विद्या मंदिर के वर्तमान में आप माननीय अध्यक्ष हैं, इस नाते मार्गदर्शन करते हैं। आपके पास विराजमान श्रीमान महेंद्र जी दवे, आप प्रांतीय सचिव के नाते विद्या भारती का काम संभालते हैं, समय समय पर मार्गदर्शन करते हैं और आपका भी अपने विद्यालय में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। 5वां परिचय अपनी विद्यालय समिति के माननीय अध्यक्ष धनराज जी वैष्णव, जो अभी भी पधारे। अब आप सभी का वैसे खुद का विद्यालय स्वागत एक औपचारिकता ही है, लेकिन फिर भी प्रतीक चिन्ह इस कार्यक्रम की स्मृति में दिया जाएगा। तो पूर्व छात्रों में से ही मैं निवेदन करूंगा रामचंद्र जी को कि अपने साथियों को एक एक को बुलाए और उन्हीं से आपका स्वागत करें। सबसे पहले आप विराजे तोषनीवाल, सबसे पुराने पूर्व छात्र श्याम जी तोषनीवाल एडवोकेट हैं। माननीय प्रवीण जी चोपड़ा का स्वागत कर रहे हैं। श्याम जी तोषनीवाल के मान बढ़ाएं। श्रीमान हनुमान सिंह जी स्वागत कर रहे हैं। वीरेंद्र सिंह जी राघव। निवेदन करूंगा निर्मल जी का स्वागत कर रहे हैं। प्रियव्रत जी सरदार, मैं निवेदन करूंगा अशोक जी जोशी स्वागत कर रहे हैं। महेंद्र जी दवेवाल साहब का। अब मैं बुलाना चाहूंगा जयराम जी राणेजा। जयराम जी राणेजा पधारे। आप संयोजक हैं। अब कुछ परिचय और है। प्रवीण जी शारदा हमारे बाद
पास विराजमान है प्रवीण जी छात्र। आप हाँ, विद्यालयों में कार्यक्रम चल रहे हैं और ये धीरे धीरे आकार ले रही है। भाई साहब इसको सीधे आइए। भाई साहब थैंक यू। आइए। अतिथियों के स्वागत परिचय के पश्चात सबसे पहले एक बार प्रारंभ कर देता हूं नाम लेके, उसके बाद आप स्वेच्छा से आएंगे। सर्वप्रथम मैं श्रीमान हनुमान जी वकील साहब से निवेदन करूंगा कि आप पधारें। सभी अतिथियों का स्वागत और आभार कि आज कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। वैसे बताने के लिए तो बहुत कुछ है। आज जो हमारा व्यक्तित्व का जो विकास हुआ है उसमें आदर्श विद्या मंदिर, पावटा आदर्श विद्या मंदिर, नवीन आदर्श विद्या मंदिर जो शिक्षण संस्थाएं रही है जिनमें मैं पढ़ा हूँ, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। यदि मैंने अपने जीवन में एक बार अनुभव किया कि ये जो योगदान, ये जो शिक्षा जो हमने प्राप्त की, इसका उन शिक्षाओं की वजह से आज ये मैं निर्णय ले रहा हूँ। ऐसा एक मैं आपको एक जो है घटना का वर्णन करना चाहूँगा यहाँ पे। क्योंकि जैसा बताया गया है और मैं अपने व्यवसाय से एक अधिवक्ता हूँ और अधिवक्ता का जो कार्य होता है जो पीड़ित पक्षकार है उसकी पैरवी करना और उसकी मजबूती से पैरवी करना। और विशेष रूप से निर्मल जी तो परिचय है हमारा, हमने उत्कर्ष शिक्षा संस्थान की ओर से भी कई याचिकाएं फाइल की है और ये हमारे मैं इनका अधिवक्ता पैरोकार के रूप में मैंने कार्य भी किया है। एक मरतबा ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़ा एक मैटर चल रहा था टीचर ग्रेड 3 का, सुप्रीम कोर्ट का मैटर था। सुप्रीम कोर्ट में हम लोग जो एक मिनिमम योग्यता होती है 8 उसके अंदर कोई छूट को लेकर प्रावधान था। करीबन 25,000 लोग जो है उससे प्रभावित होने वाले थे, उनकी नियुक्ति का लेकर सवाल था। उस वक्त चूँकि जब 25,000 लोगों की नियुक्ति का सवाल है तो ये एक माना जा सकता है कि बहुत बड़ा उसमें एक आर्थिक जो है अमाउंट उसमें इकट्ठा होता है और उसको लेके जो है आदमी पैरोकारी के लिए आगे अधिवक्ता भी नियुक्त करता है। उस वक्त मैंने महसूस किया कि जो करीबन 22 लाख रुपए इकट्ठे हुए थे और उस रुपए जो इकट्ठे हुए थे उन रुपयों को हमें आगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट होता तो वहाँ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड और एक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट को भी हमें साथ में लेना पड़ता है। तो जो रुपए इकट्ठे हुए उसका एक सदुपयोग होना चाहिए। जो प्रॉपर अधिवक्ता है उसको, जो उच्च मापदंड का अधिवक्ता उसको, उसी को हमें हायर करना होता है। तो एक जो बेरोजगारों के जो प्रतिनिधि के रूप में जो रहते हैं वो भी अपना जो है अपने विचारों के रूप में जो निर्णय लेने में अपने सहभागिता का निर्वाह करते हैं। जब बारी आई कि जो इतना बड़ा जो अमाउंट है उसमें किस एडवोकेट को लिया जाए, तो जो उनके जो प्रतिनिधि थे उन्होंने मुझे एक प्रस्ताव दिया कि अमुक सीनियर अधिवक्ता कर लेते हैं और जो बाकी का जो अमाउंट रहेगा वो अपन 50% आधा कर लेंगे। तो उस समय मैंने ये महसूस किया कि नहीं, मैं पैरोकार हूँ बेरोजगारों का और उनके लिए जो मैं उसमें मैं ऐसा निर्णय बिल्कुल नहीं ले सकता। उनकी जो प्रभावी जो आवश्यकता है, जो पैरोकारिता के लिए जो आवश्यकता है उसको मैं पूरा करना है। और मैंने ये उस समय महसूस किया कि शायद मेरी जगह कोई दूसरा होता तो ये उनका ये प्रस्ताव था कि 2 लाख रुपए अपन किसी अधिवक्ता को दे देंगे और बाकी का जो अमाउंट है वो अपन आधा कर लेंगे। तो उस समय मुझे ऐसा एहसास हुआ कि नहीं, ये हमारा आदर्श है, ये हमें जो सिखाया, जो हमने स्कूल में जो शिक्षा प्राप्त की है वो इसको अलाउ नहीं करती। और मैंने वो निर्णय लेके वो सारा अमाउंट है जो जहाँ ये तो उपयुक्त जहाँ देना चाहिए था अधिवक्ताओं को वो दिया और वो केस हम लोग जीते। तो ये एक मैंने अनुभव किया। इस प्रकार की जो संस्कार जो हमें स्कूल से दिए गए उनका योगदान हुआ। एक और संस्मरण सुनाऊंगा। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का मैं एडवोकेट नियुक्त हुआ और एक RS की भर्ती जो था उसका स्केलिंग को लेकर मुद्दा आया था। तो मेरे जो विपक्षी जो थे, मैं RPC का वकील था, विपक्षी लोग मेरे पास आए और जो सच्चाई है उन्होंने कहा साहब हम आपको 10 लाख रुपए दे देंगे, आप केस में हार जाओ।
उस समय मैंने महसूस किया नहीं, हम आरपीसी के वकील हैं तो उसकी पैरवी करेंगे, 1 रुपया नहीं लेंगे। और हमने उस केस में हम लोग आरपीसी जीती। और ये ऐसे समय में जो है आदमी को जो संस्कार जो प्राप्त करता है व्यक्ति, उसका एहसास होता है, उसका अकॉर्डिंग वो निर्णय लेता है। तो मैं इस संस्था का बहुत बड़ा आभारी हूँ कि मेरे जीवन में अच्छे निर्णय लेने में इनके जो प्रदान किए हुए वीरेंद्र जी भाई जी के जो प्रदान किए हुए संस्कार हैं बहुत बड़ा अहम योगदान रखता है। तो मैं ये 2 संस्करण सुना के अपनी बात को विराम दूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब को। और उसके बाद स्वेच्छा से अगले पूर्व विद्यार्थी पधारें और अपना अनुभव कथन सबके साथ शेयर करें। स्वेच्छा से आएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर मेरे को नाम लेना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, डॉक्टर मनीष जी जोशी, नेत्र विशेषज्ञ, आस्था हॉस्पिटल में आप हैं, आप पधारे हैं, स्वागत है आपका, पधारिए। आप वहाँ बैठे बैठे भी अपनी पुराने अनुभव ताज़ा कर रहे हैं, तो सभी को सुनने का मौका मिले, इसलिए आपको आमंत्रित किया जाता है कि अपना ही कार्यक्रम है, अपना ही अनुभव है और अपना ही मिलन है। सभी भैयाजियों को प्रणाम। मेरे पूर्व भैयाजी और जो भी सामने बैठे हैं उन सबको मेरा प्रणाम, जो बहुत समय से जिनको मैं देख रहा हूँ, और मेरे साथियों जिनसे मैंने मुलाकात कभी काफ़ी समय से की है उनको भी नमस्कार मेरा बहुत बहुत। और वो संस्करण का जहाँ तक याद है कि अभी का जीवन चल रहा है उसका संस्करण नहीं सुनाऊंगा मैं, मेरे स्कूल के समय का सुनाऊंगा, जब मैं 6th में था, 4th में था, 5th में था। और उस समय जो अपने यहाँ 15 अगस्त और 26 जनवरी और जब मनाए जाते थे और सारे विद्यार्थी इकट्ठे होकर राष्ट्रगान करते थे, कोई इनको अलग गीत गाता था, कोई अलग गीत गाता था। मेरे ख्याल से उस समय जो अपन ने मनाया वो आज तक कभी उसके बाद स्कूल के बाद तो कहीं और स्कूल या किसी कॉलेज में किसी ऑफिस में नहीं मनाया। तो ये जो आदर्श विद्या मंदिर की जो अपने को देन है वो तो मेरे ख्याल से सबको याद ही होगी। और उस समय जिसने भैया जी के हाथ से डंडे खाए, ढोले खाए और भी खाए, वो भी सबको याद होंगे। मेरे ख्याल से वो आजकल के बच्चों को ना तो अपने से भी नहीं मिलते, पेरेंट्स से भी, तो टीचर से तो मिलने की बहुत दूर की बात है। लेकिन उन जो आचरण अपने को जो भैया जी ने और टीचर्स ने उस समय के सिखाया वो आज भी अपने साथ में है। आज भी अपन राष्ट्रगान के समय खड़े होते हैं और राष्ट्रगान लगभग आदर्श विद्या मंदिर के सभी भाई अपने विद्यार्थियों को याद है, भले आज के दूसरे विद्यार्थियों को याद हो ना हो। तो ये संस्कार आगे से आगे स्कूलों में बढ़ते रहें, यही अपने लिए सबसे अच्छा रहेगा। बाकी सबको मेरा प्रणाम और सबको याद। बहुत बहुत डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मनीष जी।
आप सभी को नमस्कार। मंच पर विराजमान वीरेंद्र जी भैया जी और सभी को प्रणाम। मैं आदर्श विद्या मंदिर पावटा का छात्र रहा हूँ और मैं 1994 में मैंने 8वीं कक्षा यहाँ से मैं पास करके निकला था और तब राधे श्याम जी नागर मेरे प्रिंसिपल सर हुआ करते थे और वीरेंद्र जी भैया जी सर हमको पढ़ाते थे। तो मुझे वीरेंद्र जी भैया जी सर के कुछ वो विशेष विवरण मुझे याद है। सर उस वक्त बिल्कुल नए थे और हम लोग बच्चे थे, तो सुबह सुबह मम्मी मेरे को एकदम तैयार करके सफ़ेद कपड़े पहना के शर्ट और भेजती थी और मैं एक टांगे में आता था और यहाँ आते ही जो है वो पहले प्रार्थना और फिर योगाभ्यास चालू होता था। तो जब तक मैं घर जाता था तो मेरी मम्मी कहती थी कि तुमको वहाँ स्कूल में करवाते क्या, पढ़ाते हैं या तू कैसे काला होके आ जाता है। तो कपड़े तो मेरे रोज़ धुलते थे और मेरी भी धुलाई होती थी तब जाके। तो सर जो है उस वक्त सर अपन उस पुरानी वाली बिल्डिंग में थे और पुरानी बिल्डिंग में एक वो पान का पेड़ था और उस वक्त उसके नीचे हाँ और उस वक्त वो एक नल वहाँ पर पानी पीने के लिए था। तो उसका जो एक वो जो उसका डंडा होता है वो बड़ा सॉफ्ट होता है। तो वीरेंद्र जी भैया जी वो एक डंडा निकाल के और रोज़ किसी न किसी की धुलाई होती थी, लेकिन उस धुलाई से उसका ये आज महत्व है कि हम सब लोग चमक के निकले हैं और मैं भैया जी का और पूरे संस्थान का दिल से आभारी हूँ कि हमारे भविष्य के योगदान में जो हमको बनाया है। हम जो भी आज कुछ कर रहे हैं, हम जो भी बोलते हैं, जो भी सोचते हैं, उसमें इस संस्थान के भैया जी और जो हमको जैसा हमको बनाया गया है उसमें इस संस्थान का बहुत योगदान है। मैं सभी भैया जी और हमारी इस पूरे डिपार्टमेंट का बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। सूर्योदय के साथ संस्कार शुरू होते हैं। माता पिता चरण वंदन कर रमेश जी साहब से निवेदन करूंगा कि आप पधारें और आपका स्वागत और मान सम्मान करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा श्रीमान सुरेंद्र जी दैया, पधारें। बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश जी भाई साहब का। आपका आगे हाँ रमेश जी सोनी, आप पधारें और अपना अनुभव बताएं। रमेश जी सोनी। हाँ, निर्मल जी साहब, वीरेंद्र जी भैया जी और सभी महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत यहाँ पर। मैं भी अपने अनुभव जरूर बताना चाहूँगा यहाँ पर। मैं वर्तमान में उत्कर्ष क्लासेज पढ़ाता हूँ। निर्मल जी हमारे संरक्षक के रूप में हैं और बहुत अच्छे से मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं। तो मैं ज़रूर आज अपने जीवन के बारे में बताना चाहूँगा। मैं यहाँ 8th क्लास में पास किया, 1995 में पास किया था 8th क्लास में। उससे पहले मुझे अच्छे से याद है 5th क्लास में जब मैं पढ़ा करता था, मेरे पिताजी यहाँ पर चीफ गेस्ट के रूप में आए थे प्राइज़ देने के लिए। घर पर जब मैं गया था प्राइज़ देने के बाद में पिताजी ने फंक्शन कंप्लीट हुआ, घर गए तो पता लगा मेरे पास एक भी इनाम नहीं था। तो मेरे पिताजी ने मुझे खूब डांटा था उस दिन और कहा था तुम लोग पढ़ते नहीं हो, अच्छे से पढ़ा करो, ये वो सब कुछ मुझे। तब मैंने उसी दिन पिताजी को प्रॉमिस किया था कि पिताजी 6th क्लास में मैं कम से कम आपको 3 इनाम लाकर ज़रूर दूंगा। और मैंने आते ही सबसे पहले अगले दिन स्कूल में जयनारायण जी सर से बात की थी, मुझे आज अच्छे से याद है। मैंने कहा सर मैंने प्रॉमिस तो कर दिया लेकिन अब मुझे पता नहीं है इनाम कैसे आएंगे। तो सर ने मुझे साइंस में काफ़ी अच्छा पढ़ाया था, मेहनत करते थे, बिल्कुल बहुत अच्छे से मेहनत करते थे। और मैं आपको बताता हूँ दबाव का यह फ़र्क पड़ा कि मैं उस साल 4 इनाम लेकर आया था। मुझे अच्छे से याद है संस्कृति ज्ञान परीक्षा में क्लास में 2य रैंक के साथ में पास हुआ था और खेलकूद में गतिविधियां खूब बढ़ाई, जो आज भी मेरा शौक है। निर्मल जी मुझे कई बार कहते हैं कि रमेश जी खेलने में तो आप यार कभी कसर नहीं छोड़ते हो, कई बार जाते रहते हो। तो वो खेल की जो भावना थी, शरीर को फिट रखने की भावना, उसमें बहुत बहुत बड़ा योगदान है। वीरेंद्र जी सर का मैं बहुत बहुत आभारी रहूँगा कि आपने योग में, प्रार्थना में हर समय हमारा उसमें विकास करते रहते थे, तो उसका बहुत बहुत आभारी मैं रहूँगा। आज जब भी मुझे कोई पूछता है आप कौन सी स्कूल में पढ़े हैं, तो मैं सबसे पहले नाम लेता हूँ। वैसे तो मैं 3 स्कूलों में पढ़ा हूँ, आदर्श विद्या मंदिर, सरदार स्कूल में, बाल निकेतन में। लेकिन मुझे कोई पूछता है तो मैं सबसे पहले कहता हूँ मैं आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ा हूँ। मैं बहुत गर्व से कह पाता हूँ। क्यों? क्योंकि आदर्श विद्या मंदिर में जो संस्कार सीखे हैं उसकी कोई मूल्य नहीं है, वो बहुत बहुत अमूल्य है। तो ये लड़ने की, आगे बढ़ने की जो भावनाएं जो सीखी वो आज भी व्याप्त है।
और आज भी बच्चों से कई सारे बच्चों को 500 1000 बच्चों को उत्कर्ष क्लासेस में एक साथ पढ़ाने का मौका मिलता है, तो वो जो जज्बा आता है, वो जज्बे की जो शुरुआत हुई थी वो इसी आदर्श विद्या मंदिर से हुई थी और उसमें बहुत बहुत योगदान 3 हमारे यहाँ सर का बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं उनका हमेशा आभारी रहूँगा, वीरेंद्र जी सर और जयनारायण जी सर, बजरंग जी सर और साथ ही साथ जितेंद्र जी सर। मैथ्स का, मेरा मैथ्स आज भी बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है, उसमें सबसे बड़ा योगदान है जितेंद्र जी सर का। जितेंद्र जी सर नहीं दिखे आज, हाँ, तो जितेंद्र जी सर का भी बहुत बहुत बड़ा योगदान है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आदर्श मंदिर का एक बार फिर से सभी का स्वागत। ये कार्यक्रम हमारा ही है, तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदर्श विद्या मंदिर के पूर्व छात्रों से पहले यदि आदर्श हमारे गुरुजन जो अभी तक हमारे हृदय और हमारे जो मस्तिष्क पटल में अभी तक छाए हुए हैं, जिनको कभी नहीं भूला जा सकता। एक बार सभी बोलेंगे भारत माता की। यहाँ से जो सीख के गए, सबसे पहले तो ये एक राष्ट्रवाद हमने जो सीखा यहाँ से, वो हमारी रग रग में आज बह रहा है। आज कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कैसी भी हो, जो वो कहते हैं इसको वोट देना है, इसको वोट देना है, मैं एक ही बात कहता हूँ, जिस पार्टी के जीतने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, कम से कम उसको वोट मत दो आप। और मैं तो कहता हूँ आदर्श की जो छाप है, सुबह बचपन से लेकर रात में जब सोते हैं, जब तक वो हमारे हृदय में छाप लगी रहती है। और एक अध्यापक होने के साथ मैं आज बच्चों को गवर्नमेंट जो स्कूल से हैं उसमें भी आदर्श विद्या मंदिर के ही जो संस्कार है बच्चों को देता रहता हूँ और जो बच्चों को अच्छा गाइडेंस करता रहता हूँ। तो ये जो संस्कार है हमारे जीवन में पड़े हैं, उनको मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। और जब भी जीवन में ऐसा समय आता है कठिन, जहाँ निर्णय लेना होता है, वहाँ हमेशा आदर्श ही हमारे सामने खड़ा रहता है। और मैंने देखा है जीवन में, चाहे कई बार ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि हम गलत कार्य की ओर आकर्षित हो जाते हैं या गलत काम करने की ओर जा रहे होते हैं, वहाँ आदर्श का एक ऐसा विचार सामने आता है और हम अपने आप को वापस पीछे खींच के लेकर आ जाते हैं। तो यही आदर्श है जिसको हम कभी नहीं भुला सकते, जो हमारी सदा रग रग में बहता रहेगा जीवन पर्यंत। धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए, धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कन है ये श्वास हो मातृभूमि के लिए, ये धड़कन है ये श्वास हो मातृभूमि के लिए। आगे बढ़ा रहे आप। बच्चे सूर्य नमस्कार करेंगे, हम घर में उनको संस्कार भरेंगे। माननीय अतिथियों का स्वागत। मैं अपने जीवन में जिस मुकाम पर खड़ा हूँ, सबसे अहम योगदान अपने पावटा आदर्श विद्या मंदिर स्कूल का मानता हूँ। और मुझे गर्व है कि मैं इस स्कूल में 10 साल तक पढ़ा हूँ, 82 से 92 तक। और मुझे इस आदर्श विद्या मंदिर की यही विशेषता लगती है कि आज 30 साल पुराने दोस्त भी मिलते हैं, तब एकदम प्रेम पूर्वक और आदर सत्कार पूर्वक याद आ जाते हैं। तो मैं इस स्कूल को अपनी ज़िंदगी का अहम मानते हुए सबसे यादगार मानता हूँ। आगे विशाल जी, मिशनरी छात्र से लाख। मेरा अनुभव तो क्या कहूँ, मैं जब गांव से आया था तो मैं 1 2 2 2 2 4 मैं 40 तक पहाड़े ऐसे बोल सकता था। पर मेरा जोधपुर में आने से और प्रथम वर्ष मेरा जो रहा 5वीं में मैंने केवल आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ाई की, उससे मेरा जीवन पूरा ही परिवर्तित हो गया। और उसके बाद मुझे 2 एकम 2 से पहाड़ा वापस शुरू से याद करना पड़ा। और जगदीश जी भैया जी मुझे रोज़, अनिल जी भैया जी मुझे रोज़ डांटते थे और रोज़ मैं 2 2 वही पढ़ता था और वो बोलते थे 2 एकम 2 पढ़ो। और उसके बाद से आज मेरा पूरा जीवन परिवर्तित हो गया। उसके बाद मैंने जोधपुर की पूरी कल्चर को मैंने अपनाया और सारा आज जो मुझे मिला है वो उसी ज्ञान से मिला है। और संस्कृत जो पहली भाषा थी वो मेरे को आदर्श विद्या मंदिर से सीखने को मिली और उसमें मैं हमेशा अव्वल रहा। और मैं महेश स्कूल में भी जो सरला मैडम थी उनका मैं सबसे चहीता विद्यार्थी था, क्योंकि संस्कृत मैंने यहाँ से सीखी थी। तो ये मेरा बहुत कथन है। मंचासी आदरणीय भैया जी, निर्मल जी और बाकी सभी से मेरा निवेदन है कि हालांकि हमने ज़्यादा कभी ना कुछ बोला है ना कभी कुछ सीखा है, जो सीखा
आदर्श विद्या मंदिर से सीखा। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, ज़्यादा कुछ नहीं आता, पर ये है बहुत ज़्यादा तो हमें कुछ नहीं आता, पर हाँ ये ज़रूर है कि जो सीखा है इसी विद्यालय से सीखा है, वो आत्मविश्वास जो आया है इसी विद्यालय से आया है। तो शायद आगे के जीवन की, यहाँ से विद्यालय से निकलने के बाद के जीवन की ज़्यादा कुछ शायद नहीं बता पाएंगे, परंतु कुछ ऐसे संस्मरण हैं जो विद्यालय परिवार से जुड़े हुए हैं, विद्या मंदिर से सीखे हैं, और वो जब कभी मौका मिलता है, एक दो बार पहले भी विद्या मंदिर में आने का मौका मिला, तब भी हमने वो बताया, और उसके बाद भी जब कहीं अन्य जगहों पर जहाँ कहीं जाना होता है या खुद अपने ही बच्चों को जब कुछ बताना होता है, तब ये एक दो किस्से हैं जो हम ज़रूर बताते हैं। उनमें शायद अब केवल हंसी की बात है, उस समय बहुत शर्मिंदगी सी फील हुई थी। शायद कक्षा 7 की बात है या शायद कक्षा 6 की, कि जब शुरू में हमारा कक्षा 6 में ही हमने प्रवेश लिया था, और कक्षा 6 में प्रवेश लेने के जस्ट बाद हमें कुछ टाइम के लिए टाइफाइड हो गया था, तो करीबन 1 महीना हम विद्यालय आ नहीं पाए थे। विद्यालय नहीं आने के बाद वो जो गृह कार्य, कक्षा कार्य सारा अधूरा रह गया, तो क्योंकि थोड़े शर्मिले से हुआ करते थे, किसी से कह नहीं पाए, और उसके बाद वो 1 महीने का 2 महीने 2.5 महीने इस तरीके से बढ़ता चला गया। इसके बाद जब घर पे अपना बैग खोला, माता पिता को पता चला कि अपने बच्चे की क्या स्थिति है, तो उनको बड़ा बुरा लगा। हमेशा से सख्त थे, वो आए विद्यालय में, और वहाँ आकर वीरेंद्र जी भैया जी से मिले, और बड़े भैया जी से मिलना हुआ उनका। तो उन्होंने आके जब बताया कि ये स्थिति और आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो हमेशा से अपना कार्य पूरा दिखाता है। तो जब उन्होंने मांगी तो हमने अपनी वो पुस्तिकाएँ दिखाई जो पूरी थी। उनके पहले का जो कार्य था, क्योंकि हमने जैसे अष्टम अध्याय है तो सप्तम तक का काम गायब था, और अपनी चालाकी से सीधा अष्टम दिखाते चले गए, तो उस समय भी सही साबित हुए। किंतु वीरेंद्र जी भैया जी का एक नज़रिया हुआ करता था कि माता पिता गलत नहीं कहते, तो उन्होंने बहुत करीब से हमसे आके बड़े प्यार से पूछा। हालांकि धोखा था वो प्यार उस समय, क्योंकि उनको निकलवानी थी बात, और उन्होंने बात निकलवाई तो पता चला कि पीछे तो कुछ किया ही नहीं है। और उसके बाद जो तमाचे पड़े, और वो जो कान लाल हो गए थे शर्म से भी और खींचने से भी, वो आज भी ये बात बताते हुए लाल हो जाते हैं। तो वो जो अनुभव मिला था बहुत कटु था, पर उसके बाद ये हाल हुआ कि जब कॉलेज में प्रवेश किया, कॉलेज में भी केवल ये कह दिया जाता था कि ठीक है अच्छा बच्चों ये चैप्टर करके आ जाना, इनके आपको क्वेश्चंस और देखना है, लर्न करके आना है। और हमेशा से विज्ञान में रहे, फार्मेसी भी किया, तो वहाँ पे प्रैक्टिकल वगैरह हुआ करते थे, कोई करते ही नहीं थे, पर हमारे दिमाग में वो जो एक बन गई थी धारणा कि नहीं हमें ये जो गृह कार्य करने का है, वो इतना रहा कि आगे काफ़ी सारे कोर्सेज किए, MSc किया, MA किया, MPhil किया, नेट किया। तो उस समय इवन कोचिंग में भी अगर कह दिया है कि काम करना है, तो वो पूरा अंतिम अक्षर तक कार्य पूरा होता था। और उस चीज़ का फ़ायदा इस तरीके से मिला कि निर्मल जी के पास भी हम गए थे, तो वहाँ पे भी हमारा कार्य ही रहता था कि पूरा। तो उसका फ़ायदा ये मिला कि पिताजी कहा करते थे कि शायद जिस समय आपको याद नहीं आए, आपका हाथ बताएगा आपको कि क्या लिखना है, और वो होता आया। काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स क्रैक किए, सभी एग्ज़ाम्स केवल शायद इसी वजह से क्रैक करते चले गए। और दूसरा फ़ायदा जो मिला वो ये कि जो हस्तलिपि है वो बहुत सुंदर हो गई। खुद से तारीफ़ नहीं करनी चाहिए, परंतु वो जो मिला था हमें उसी एक मार का नतीजा था, और उसके लिए हमारा सत नमन अभिनंदन है भैया जी को। जो एक छोटे बाल मन पे जो कच्ची माटी पे इफ़ेक्ट डालती हैं, वो बाद में कोई भी बड़ी बातें जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स में सीखते हैं, और चाहे डांट डपट से, चाहे किसी सर्टिफिकेट्स वगैरह के लालच में, या जैसे भी, वो कभी नहीं सीख पाते जो वो बाल मन को इफ़ेक्ट करती है वो बातें। वैसा ही चाहे वो राष्ट्र प्रेम की बात हो, चाहे हमारी मातृभाषा से प्रेम की बात हो, अथवा गुरुजनों और माता पिता के सम्मान की बात हो, ये सब
जो हम लोगों में कल्चर है, ये जो सारी बातें हैं, ये सारे संस्कार हमें विद्या भारती और आदर्श विद्या मंदिर जैसा इंस्टीट्यूट ही दे सकता है। और इसकी झलक तब दिखाई देती है जब काफ़ी सारे अंग्रेजी माध्यम से और कोर्सेज करने के बाद, प्रोफेशनल कोर्सेज करने के बाद, उसके बावजूद भी जब आप आज के बच्चे पूछते हैं कि पापा ये जो श्लोक कोई हमें 2 बोले हैं कि आपको एग्ज़ाम में आएंगे और हम कैसे करें, तो हमने शुरू से बच्चों को ये सिखाया कि जो संस्कृत है वो केवल ज़्यादा लंबा तो नहीं हुआ सर तो आप दूसरों का समय ले रहे हो। हाँ, आज केवल 2 मिनट और, तो वो जो आज भी संस्कृत का धारा प्रवाह प्रयोग करना होता है, चाहे वो विद्योपार्जन के लिए हो अथवा विद्या देने के लिए हो अथवा अपना जो स्पिरिचुअलिटी के लिए हो, वो सब हमें आदर्श विद्या मंदिर जैसा संस्थान ही देता है। और सब नमन है सभी भैया जी को, बड़े भैया जी को, जिन्होंने ये मौका दिया और हमें इतना अच्छे से बहुत धन्यवाद। थैंक यू। राम गुरुकुल में पढ़े आए, इसलिए हम मर्यादित जीवन, अनुशासित जीवन, ये संस्कार आदर्श विद्या मंदिर से मिलते हैं। इसीलिए मुझे गर्व है, मैं आदर्श विद्या मंदिर का छात्र हूँ। अब आपके अवजीत जी परिहार। नमस्कार, राम राम। वे कहो कि ऐसा मातृभाषा में प्रेम की बात करें, इन बात में महाराज जी को भाषण है वो जितनी भी बात कह रहे हैं वो मारवाड़ी मेरा कुल है। तो महाराज जी को अनुभव है, मैं विद्या मंदिर मैंने पहले कॉन्वेंट स्कूल आया तो, और कॉन्वेंट स्कूल आया मतलब वो तो माहौल है तो कैसा इंग्लिश मीडियम जी को भी रहेगा, आप सब ने ध्यान ही होगा। अटा यार बाद में प्रथम परिक्रम मैंने हमारा संस्कृत जी का टीचर है सुनील जी बैठा भी है सर। तो पहला परिक्रम मैंने हमारा नंबर आया था 0 सा, और मैं मतलब घरे अब सकल की देखूँ सा 0 नंबर आया, क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल में हमारी 2nd और 3rd रैंक आ रही थी क्लास रमने, और अटा विद्या मंदिर में घुसते ही 40 रमने हमारी रैंक आई नीचू आई 3री। तो 2nd फर्क आया बचे। अब घर वाला भी थोड़ा डर रहा है कि भाई वो छोरो है कि इन स्कूल में घात तो दियो, 1 घंटा की प्रार्थना हो रही है उठे। सेकंड जी को मारो सेकंड द्वितीय वर्ग तो उन महीने हमारे फिर संस्कृत महीने 0 नंबर आया था। तो सुनील जी बेजिकर ने वेटोला मारूंगा तो फेमस था थोड़ा बहुत बुंडा थोड़ा मारता, तो मैं बेजिकन किया, मैं कैसा बिल्कुल ही 0 नंबर आया ऐसा, 1 नंबर तो दे दो लाज रहे जी हमारी करे। तो बेजी के भाई 0 आया है तो इन 0 ने 00 कर दूँ ताकि थारी लाज रह जाला, तो हमारे 00 मिले 2nd पर कर महीने। और अर्धवार्षिक लेकर मैं बात करूँ तो मतलब अटे माहौल एडो रही कि धीरे धीरे मैं वापस 2004 में मैंने पास आउट हुए, उन महीने हमारे 5 सब्जेक्ट महीने तो अबाउट 75 मार्क्स था, और लास्ट महीने मतलब सब कुछ एडो रही कि मैं हमारी ज़िंदगी में मैंने एक एवरेज जिका है 0 नंबर शुरुआत करी। मैं संस्कृत ज्ञान में 2 बार 100 नंबर आए हमारे, और 10वीं महीने में बात करूँ तो हमारे संस्कृत में 94 नंबर आया। तो जी को सीख इन आदर्श विद्या मंदिर वो आज तक मन लगे मार्कन जी को भी है, जो भी है वो सिर्फ इन विद्या भारती जी की शाखा है आदर्श विद्या मंदिर, उन्हें बता देती है। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। Respected chairperson and all participants, सरस्वती माँ के चरणों में वंदन करते हुए मैं सभी गुरुजनों को प्रणाम करूँगी। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद देव बताए। इसी जो ये पोइट है, इसको साक्षात अगर हमने ये समझा है तो आदर्श विद्या मंदिर के संस्कारों ने हमें समझाया है। मैं डॉक्टर चंद्रकला गोस्वामी, एसोसिएट प्रोफेसर इन साइकोलॉजी डिपार्टमेंट केन कॉलेज, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय। आदर्श विद्या मंदिर के आदर्श और संस्कार ने हमें एक ऐसा रास्ता दिखाया है, एक ऐसा पथ दिखाया है जिसमें हमने संस्कारों की शुरुआत की। मुझे पता है मैं 3rd क्लास से मैंने समझना चालू किया था, और भैया जी और दीदी जी बोलना, जो कि हमारे एजुकेशन में हम वैसे मैम और सर के नाम से बुलाते हैं, बट ये संस्कार जो ये एक भाषा, ये बहुत ही मीठी भाषा जो कि हमने यहाँ पर आदर्श विद्या मंदिर के माध्यम से सीखी। शशि दीदी, वीरेंद्र भैया जी, सुनील भैया जी,
ये सारे संस्कार हमने शुरुआत किया आदर्श विद्या मंदिर के माध्यम से, और धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी एजुकेशन हुई, हमारा करिकुलम, हमने शिष्टाचार जो शिक्षा आचरण का विषय हमने यहाँ पर पढ़ा, उसके माध्यम से हमने घर में भी हमारे संस्कारों के साथ आगे बढ़ते गए, और आज उसी का रिजल्ट है कि हम आज इस जो भी डायरेक्शन में हैं वो इसी आदर्श विद्या मंदिर के माध्यम से हैं। मैं बताना चाहूँगी, मेरा एक स्पेशल बच्चों का, जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे होते हैं, स्पेशल बच्चे, उनका एक मेंटल हेल्थ क्लिनिक है। तो आदर्श विद्या मंदिर के माध्यम से मैंने देखा कि उस दीप काउंसलिंग सेंटर में सबसे ज़्यादा जो स्पेशल बच्चे जो सुन नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, जिनका IQ लेवल कम होता है, आप उन बच्चों के साथ देखिए कितने पेशेंस की ज़रूरत है, कितनी बॉडी लैंग्वेज आपको सही रखनी पड़ती है, क्योंकि वो हमें देखकर सीखते हैं। तो मैंने ये अनुभव किया कि जब मैं उन बच्चों के साथ काम करती हूँ, उन बच्चों के साथ जब उन बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो यह आदर्श विद्या मंदिर के जो भी मैंने यहाँ के संस्कार सीखे, जो पेशेंस लेवल सीखा, वो मुझे वहाँ बहुत हेल्प करता है। बहुत ही प्राउड फील होता है कि मैं भी आदर्श विद्या मंदिर की ही एक छात्रा रही हूँ और मेरी शुरुआती पढ़ाई यहीं से हुई है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। ये लाइट है क्या? हुआ लाइट? बलिदान वतन अगर देश के काम न आए तो जीवन बेकार, तो जीवन बेकार। साथियों हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार। साथियों हो जाओ तैयार। सोचने का समय गया, उठो लिखो इतिहास नया। बंसी फेंको और उठा लो हाथों में तलवार, हाथों में तलवार। साथियों हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार। साथियों हो जाओ तैयार। तूफानी गति रुके नहीं, शीश कटे पर झुके नहीं। उठे हुए माथे के सम्मुख ठहर न पाती हार, ठहर न पाती हार। साथियों हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार। साथियों हो जाओ तैयार। आप उठे धरती अंबर और उठा लो ऊंचा स्वर। कोटि कोटि कंठों से गूंजे भारत की जयकार, भारत की जयकार। साथियों हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार। साथियों हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार। साथियों हो जाओ तैयार। Hello everyone, my name is Sibod Adich. I study in class 1st. I want to tell you about Modi's A to Z planning. वाओ, A to Z प्लानिंग, भैया बताइए। एक आयुष्मान भारत योजना, आवास योजना। बी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बुलेट ट्रेन। सी क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम। डी दिवाली नवदिया डिजिटल इंडिया। या ई
इलेक्ट्रॉन ब्रांड स्कीम। F फसल बीमा योजना। G जीएसटी प्लानिंग। H हाईवे कंस्ट्रक्शन योजना। क्या बात है। I इंदिरा धनुष योजना। J जनधन योजना, जीवन ज्योति योजना। K केदारनाथ डेवलपमेंट नियर ट्रांसप्लांट। वेरी गुड, वाह भैया बहुत अच्छा। L लक्ष्य एलईडी बल्ब योजना। M मेक इन इंडिया मुंबई लार्जेस्ट फैक्ट्री। N नेशनल एजुकेशन पॉलिसी योजना। O वन रैंक वन पर्सन। P प्रधानमंत्री आवास योजना। Q कोऑर्डिनेटर इंफॉर्मेशन स्कीम। वेरी नाइस। R राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। S सौभाग्य योजना सर्जिकल स्ट्राइक। T टॉयलेट कंस्ट्रक्शन योजना। U उज्ज्वला योजना। V वाराणसी डेवलपमेंट वंदे भारत एक्सप्रेस। W वे टू लाइट प्रकाश पथ योजना। X एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भारत। Y युवा योजना योगा डे। Z जीरो टैक्स जीरो डिफेक्ट जीरो टेररिस्ट। बहुत अच्छा। भारत माता की जय। आप सभी मेरे साथ मिलकर बोलेंगे वंदे मातरम।